अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इमरान याकूब खान साहब और फैसल चौधरी साहब के साथ मैं हूँ समीना पाशा। प्रोग्राम व्यू पॉइंट में आपको खुशामदीद कहती हूँ। नाज़रीन, आज काफ़ी इंपॉर्टेंट मामलात पर गुफ्तगू होगी। एक तो आपको मालूम है जो कि किर्गिज़स्तान के मामलात थे, काफ़ी उसमें सबको तशवीश भी थी। इवेंचुअली हुकूमत की तरफ से काफ़ी कोशिशें अब की जा रही हैं और ये कहा गया है कि तमाम ही वहाँ पर जो मौजूद स्टूडेंट्स हैं और जो भी मुश्किल में फंसे हुए अफराद हैं उनको बाहिफाजत वतन वापस लाया जाएगा। इस सिलसिले में इक़दाम किए जाएंगे। अगरचे ये पहले तय था कि सागडार साहब खुद वहाँ जाएंगे, लेकिन बाद में उन्होंने बताया कि अब वो वहाँ नहीं जा रहे। लेकिन बहरहाल इन तमाम इक़दामात से क्या अब वहाँ के लोग मुतमईन हो गए हैं? जो यहाँ पर फैमिलीज़ मौजूद हैं जिनके बच्चे वहाँ पर पढ़ने के लिए गए हैं, क्या उनको कुछ इत्मीनान हुआ होगा? और क्या वाकई इस मामले पर भी कोई पॉइंट स्कोरिंग हुई है या किसी ने इस पर कोई दोबारा से एक सियासी फ़ायदा उठाने की कोशिश की है? क्योंकि हर मामले पर हम ये देखते हैं कि ये बात ज़रूर होती है कि जी कोई सियासी फ़ायदा उठाया जा रहा है। और इसके साथ साथ हुकूमत हर एक चीज़ के ऊपर मलबा सोशल मीडिया पर भी डालती है कि सोशल मीडिया पर ज़रूरत से ज़्यादा इस मामले के ऊपर शोर मचाया गया और उसको ज़रूरत से ज़्यादा मुबालगा आराई से बताया गया। तो क्या वाकई इस मामले में भी ऐसा हुआ है? इसको भी कुछ जांचने की कोशिश करेंगे। मुशाहिद हुसैन सैयद साहब ने बड़ी इंटरेस्टिंग गुफ्तगू की है। कुछ अर्सा पहले भी वो यही बात करते हुए नज़र आ रहे थे कि कोई फ़ोन कॉल आएगी और उसके बाद खान साहब को रिहा करना पड़ेगा। तो मुशाहिद साहब को इतना यकीन क्यों है कि कोई फ़ोन कॉल आने वाली है और कहाँ से आने वाली है? इसके ऊपर भी गुफ्तगू करेंगे। इसके साथ साथ आज साबिक़ चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब ने भी जो मियाँ साहब ने कल एक स्टेटमेंट दिया उसके हवाले से अपना रद्द अमल दिया है और उन्होंने कहा कि अगर उनके पास उनकी कोई मुबैना ऑडियो मौजूद है तो वो सामने लेकर आए, वो उसको फेस कर सकते हैं। और ये सारी गुफ्तगू जो है उसको भी बहुत सारे लोगों ने उसके ऊपर भी रद्द अमल दिया, तो इसके ऊपर भी बात करेंगे। इकोनॉमिक महाज पर भी कुछ चीज़ें हैं जो हुकूमत करने जा रही है, उसको भी डिस्कस करेंगे। काफ़ी कुछ है जी आज के प्रोग्राम में। आप सबको खुशामदीद कहती हूँ और इमरान साहब से बात का आगाज़ कर। इमरान साहब, अपोजिशन का काम तो होता है कि जब भी कहीं कोई मसाइल हों उसकी निशानदही की जाए, उसकी तरफ तवज्जो दिलाई जाए, उस पर शोर मचाती है अपोजिशन और यही आमतौर पर हम देखते हैं, हमेशा तमाम ममालिक में ऐसा ही होता है। लेकिन हुकूमत इस मामले पर हमेशा ये कहती है कि जी ये इतना मसला है नहीं, ये सिर्फ अपोजिशन उसको ज़्यादा या PTI उसको ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर बयान करती है, चाहे वो बहावल नगर का सानिया हो, चाहे वो अब ये इश्किक वाला मामला है। आपको लगता है इस मामले में PTI ने कोई सियासत की है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये दौर अब सोशल मीडिया का दौर है। 21वीं सदी में आप किसी को भी सोशल मीडिया के पे किसी की ना तो जुबान बंद कर सकते हैं, ना किसी की सोच पे कोई पैरा लगा सकते हैं। ये हर बंदा जो है वो अपनी जो सोच रखता है वो सोशल मीडिया पे उसको बयान कर देता है। देखें, आपकी एफिलिएशन किसी के साथ भी हो सकती है, लेकिन बिश्कीक वाला जो वाक़या है इसकी अगर मैं आपसे ये बात करूँ कि ये आज जो ख़ास तौर पे अताउल्लाह तारर साहब ने जो बात की है, वफाकी वज़ीर इत्तलाआत ने, तो हमारे वाकफ़ान आल जो हैं उन्होंने जो खबर दी है उनके मुताबिक खबर ये है कि हुकूमत जो है उसको किस तरह से ये हुकूमत ने ये मौक़िफ़ बना लिया कि ये सियासी पॉइंट स्कोरिंग है। उसकी बुनियादी वजह ये है कि एक TV चैनल पे 2 स्टूडेंट थी मेडिकल की, उनका 2 बहनों का एक शॉर्ट चला था जिस पे उन्होंने वरा वावेला किया और जो कि सब स्टूडेंट वहाँ कर रहे थे। उन वफाकी एक इदारे ने उन बच्चियों से रब्ता किया। जब उन बच्चियों से रब्ता किया तो उनमें से एक बच्ची ने बताया, जो मेडिकल की 3rd ईयर की वहाँ पे स्टूडेंट है, कि जनाब यहाँ पे फ़लाँ जो लोग हैं उन्होंने हमें ये कहा था कि आप इस तरह से एक वीडियो बना के हमें भेजें जिसमें ये बात करें ताकि वो बात फिर हाईलाइट हो और फिर ये मामला हो। वो फिर वफाकी हुकूमत ने, FIA साइबर क्राइम विंग ने और वफाकी जो इदारे हैं 3, उन्होंने मिलकर जब इस पर तहकीकात की तो हुकूमत के मुताबिक उन्होंने एक रिपोर्ट बना के वफाकी हुकूमत को दी है और उस रिपोर्ट के मुताबिक बिश्कीक में 1 दर्जन से ज़ायद कुछ बच्चे हैं, जो बच्चों का ग्रुप है जिन्होंने सोशल मीडिया पे इसको और ख़ास तौर पे उस मौक़िफ़ को यानी कि ख़ुद लोगों से कह के कि आप इस तरह की वीडियो करें, आप इस तरह की बात करें, तो वो कंटेंट ना सिर्फ जनरेट कराया बल्कि वो किया। और फिर वो जब यहाँ आया तो यहाँ पाकिस्तान में मुख्तलिफ जो सोशल मीडिया ग्रुप्स थे उन्होंने उसको हाईलाइट किया। तो उसकी बिना पे इन्होंने एक रिपोर्ट बनाई है और यहाँ पे वो लिस्टें बना के क्रैक डाउन भी हुकूमत करने जा रही है और 1 दर्जन से ज़्यादा उन स्टूडेंट को जो बिश्कीक में उनको भी शामिल तफ्तीश किया जाएगा।
लेकिन ये तो थी खबर जो हमारे वाकफान हाल ने थी। अब मेरी बतौर इमरान याकूब जो राय है एनालिसिस जो ये है कि हो सकता है ये सारी बात ठीक हो, लेकिन देखें ज़रूरी नहीं होता कि हर बात में सियासी पॉइंट स्कोरिंग हो। बाज़ औक़ात लोग हुकूमत की तवज्जो हासिल करने के लिए भी करते हैं, थोड़ा सा इशू बढ़ा के कर दें ताकि हुकूमत फिर ज़रा जल्दी तवज्जो कर देगी। तो हुकूमत को भी चाहिए इस वक्त की ये बड़ा सेंसिटिव इशू है। देखें बच्चों से बढ़ के जिस वालिद के या वालदा का बच्चा हज़ारों मील दूर वहाँ गया हुआ है और उसको ये पता चले कि वहाँ पे ये मिसहैप हो गया, तो उसकी जो उस वक्त सोच होगी वो आप बतौर एक माँ महसूस कर सकती हैं या मैं बतौर एक बाप महसूस कर सकता हूँ। लिहाजा ये बड़े सीरियस इश्यूज होते हैं हुकूमत को भी। और दूसरी बात इमरान साहब देखिए, अगेन बात वही आ जाती कि या तो ये होता ना वहाँ पे ऐसा कुछ ना हो रहा होता, वीडियोस हम देख रहे हैं, मारा पीटा जा रहा है, घसीटा जा रहा है लोग, ये सब चीजें तो हमने वीडियोस में देखी है। नहीं, किसी की को रेप नहीं किया गया पाकिस्तानी स्टूडेंट को, कोई पाकिस्तानी स्टूडेंट हलाक नहीं हुआ। जो इस तरह देख एग्जैजरेट किया गया है इसमें भी कोई शक नहीं है, लेकिन मैं फिर ये कहता हूँ कि जो वहाँ फंसा होता है, अब अगर 11,000 से ज्यादा वहाँ स्टूडेंट है, अब हर बंदे को पूरी सिचुएशन तो नहीं पता सुनी सुनाई बातें भी लोग कर देते हैं, तो उसका मतलब ये नहीं होता कि सुनी सुनाई बात से कोई आप किसी को सिर्फ मुजरिम ही करार दे दे। तो ये बड़ा सीरियस इशू है, इसमें हुकूमत को तहकीकात जरूर करें, लेकिन ये ना हो कि तोना लगाने के लिए सब बिल्कुल ठीक है। लेकिन चौधरी साहब, जब जाहिर है अगर तो कोई ऑफिशियली सियासी जमात की तरफ से किसी का स्टेटमेंट हो, पीटीआई के ऑफिशियल्स में से हो या ऑफिशियल अकाउंट पे से हो, तो फिर तो कोई बात समझ में आती है कि जी आपने क्यों एग्जैजरेट किया या मिस इन्फॉर्मेशन क्यों फैलाई। लेकिन अगर जनरली ऐसे कोई अकाउंट जो जनरली पीटीआई को सपोर्ट करते हैं उनकी तरफ से इस मामले को हाईलाइट किया गया या उसके हवाले से कोई इन्फॉर्मेशन दी गई, उसमें से कुछ सही भी थी, कुछ शायद मुबालगा राई भी हो, तो उसकी बुनियाद के ऊपर क्या उसका सारा इल्ज़ाम जो है वो एक सियासी जमात पर लगा दिया जाएगा कि जी ये सारा इनकी तरफ से क्रिएटेड था और वैसे असल में इतना बड़ा मसला था नहीं? देखिए शमीना, ये तो बात हुकूमत की तरफ से बिल्कुल ही एक गैर संजीदा बात है। आज सफरा जो उनका वफद जाना था, बिश्केक हुकूमत ने उनको मना कर दिया वहाँ पे आने से, तो ये तो हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री की इफ़ेक्टिवनेस है कि आपके 2 मिनिस्टर्स जो हैं वो वहाँ पे दौरा नहीं कर सकते। ये बात को कहना और किसी एक जमात पे डाल के अपना पीछे तो नहीं छुड़ाया जा सकता। क्या आपके हमारे चैनल पे या बाकी टीवी चैनल्स पे जो है वो नहीं आए तालिब इल्म? क्या उनको मारा पीटा नहीं किया गया? क्या उनके साथ बदसलूकी नहीं हुई? कल रात को जो वो वहाँ से आए हैं स्टूडेंट्स जी, जो वज़ीर दाखिला से मिले हैं लाहौर एयरपोर्ट पे, क्या उन्होंने पाकिस्तानी सफ़ीर के किरदार के ऊपर सवालात नहीं उठाए? क्या उन्होंने वहाँ पे जो पाकिस्तानी जो हुकूमत की तरफ से रिस्पांस को तनकीद का निशाना नहीं बनाया? बिल्कुल बनाया है। और ये कहना कि वहाँ पे ये मामलात नहीं हुए, इसी से आप अंदाज़ा लगा लें कि हुकूमत अपने शहरियों की इज़्ज़त में कितनी संजीदा है। वो ना मुल्क में किसी की इज़्ज़त करते हैं, जिसका चाहे घर में चले जाते हैं, ना पाकिस्तान में किसी शहरी की इज़्ज़त करती है, तो मुल्क से बाहर क्या इज़्ज़त करेंगी? तो यही बात होती है, रियासतें जो हैं जो अपने शहरियों के पीछे खड़ी होती हैं, शहरियों के पीछे लगती नहीं हैं, शहरियों के पीछे खड़ी होती हैं, उन्हीं रियासतों के बाशिंदे जो हैं दुनिया में इज़्ज़त होती है। ये तरीक़ेकार कि आप एक पार्टी के ऊपर अगर आपको कुछ भी ना मिले जो है वो आप उठा के उस पर डालना शुरू कर दें, ऐसे हालात जब होते हैं तो बहुत सारी अफवाहसाजी भी की जाती है। ये बात अगर गलत थी तो आपने क्लैरिफाई कर दिया। एक और चीज ये है चौधरी साहब कि चलिए ऑपोजिशन उस पर ज्यादा शोर मचा रही है या कम शोर मचा रही है, वो एक अलग बात रही। सबसे पहले तो आपको खुद जवाबदेह होना पड़ेगा कि आपकी तरफ से रिस्पॉन्स क्यों लेट शुरू हुआ, जबकि काफी घंटों से ये मामला चल रहे थे, और फिर आपके सफीर वहां पे क्या कर रहे थे, क्यों नहीं उनकी तरफ से रिस्पांस दिया गया? आपकी हुकूमत ने कब इसके हवाले से ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी किया? अगर कोई ऐसी फेक न्यूज आ रही थी तो आपने किस टाइम पीरियड के अंदर उसको रद्द किया या करेक्ट इन्फॉर्मेशन जो थी वो लोगों तक पहुंचाई? तो पहले तो सवाल आपसे होगा एज ए हुकूमत। तो ये तो चीजें ही ना सामने आती। ये जो वीडियोज आई हैं वहां से या वहां के लोगों को पता चला, किर्गिस्तान में पाकिस्तान के 11,000 स्टूडेंट्स हैं, मेरे समेत बहुत सारे लोगों हैं जिनको पहली दफ़ा ये नंबर पता लगा होगा कि वहाँ पे लोग जाते हैं पढ़ाई के लिए सेंट्रल एशियन स्टेट में इतनी बड़ी तादाद में। उससे पहले तो पता भी नहीं था। तो अगर सोशल मीडिया को आप टारगेट करना चाहते हैं और आपका ख्याल ये है कि हर चीज़ आप सोशल मीडिया को बंद करके जो है वो चला लेंगे, इसी तरह जो पहले आपके मामलात हुए, ये हुकूमत मुसलसल मुतवातर नाकामी का शिकार हुकूमत है। और ये इनके जो वज़ीर हैं
वो भी बिल्कुल गैर संजीदा हैं, ना वो अपनी जॉब को समझते हैं, ना वो जॉब करना चाहते हैं। टोटल जो है इनका जो जमा खर्च है वो किसी जमात के ऊपर डाल दें कि जी सोशल, आपका जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहब वहाँ पे बैठे तकरीर फरमा रहे थे, आप उनसे पूछे कि आपने इसका जो है काउंटर क्या किया। आपके लोग जो पीटीवी का नुमाइंदा है वो बिश्केक क्यों नहीं गया, सरकारी टीवी के और सरकारी एहलकारान वहाँ पे क्यों नहीं गए। आपके 2 वजीरों ने कल रात से ये शोर मचाया हुआ था कि जी वो जाएंगे। आज आपको किर्गिस्तान हुकूमत के आप हुक्मरानों के और 3 दिन आज तीसरे दिन वाकयात के आप सामने आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। कौन सा मुल्क कहेगा कि आप कि हमारे हालात इस तरह से खराब हैं। आप जाएं तो सही, बच्चों से मिले तो सही, जो यहाँ पे पेरेंट्स बैठे हैं। ये इम्पोर्टेंट बात है, इसके ऊपर मैं इमरान साहब की भी राय लेती हूँ। इमरान साहब, ये आज बात की भी इसहाक डार साहब ने कि पाकिस्तान सफारती तन्हाई का शिकार है, तो ये पाकिस्तान कब से सफारती तन्हाई का शिकार हुआ है? और ये 2 साल से तो इन्हीं लोगों की हुकूमत है पीछे। अब तक उस सिलसिले में इन्होंने क्या कोई बेहतरी की है 2 सालों में, कि क्या अभी तक कोई सफारती तन्हाई हमारी ख़त्म ही नहीं हुई? हमारे दोस्त मुल्क वो तक नहीं इस वक्त हमें उस तरह से लिफ्ट करा रहे जैसे वो माजी में करवाते रहे हैं, तो इनकी क्या कारकर्दगी है? समीना देखें, अगर वज़ीर ख़ारजा के तौर पे और नायब वज़ीर आज़म के तौर पे इसहाक डार साहब ये आके कह दें कि पाकिस्तान जो है सफारती जो है तन्हाई का शिकार है, ये तो नाकामी का इतराफ़ है। तो ये नाकामी का इतराफ़ है। मुझे मेरा ख्याल में तो आज उन्हें चाहिए था कि वो साथ इस बात पे रिज़ाइन भी कर देते। वो कहते जी मैं तो इस सियासी तन्हाई को दूर ये सफारती तन्हाई को दूर नहीं कर सका, तो मैं तो इस्तीफ़ा दे रहा हूँ। भाई आपका काम है, आप हमें सिर्फ ये ना सुनाएं कि आप पाकिस्तान शिकार है। मान लिया कि इसके सारे जिम्मेदार इमरान खान थे, उनकी टीम थी, हम मान लेते हैं कि आप इसके ज़िम्मेदार नहीं हैं, लेकिन जैसे आपने कहा कि अब आपकी पहले पीडीएम की हुकूमत थी, उसके बाद अब आपकी हुकूमत है, आप मुझे ये तो बता दें, टीवी पे आप ये बता देते कि हम सिफारती तन्हाई का शिकार थे, इसमें से हमने ये दूर कर लिया, ये हमारी अचीवमेंट है, ये हमने बेहतरी कर ली है। ये क्या बात हुई कि आप सिर्फ ये कह दें कि आज वाक़या हुआ और आप ये कह दें हम फिर सिफारती तन्हाई का शिकार हैं। आपको तो ये चाहिए था, मैं फैसल चौधरी साहब की इस बात से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ कि आपको तो ये चाहिए था कि फौरी तौर पे वहाँ पे हुकूमती नुमाइंदा जाता, फौरी तौर पे आपके जो सफ़ीर हैं उन्होंने जो कहा, देखें पाकिस्तान के एम्बेसीज का जो हाल है हम कई दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं। वहाँ पे तो ये पाकिस्तानी कम्यूनिटी को ओवरसीज़ पाकिस्तानी को अछूत समझती हैं, उनको तो वो वहाँ पे ना सफारत खाने में दाखिला होता है, और ये मान लिया कि वहाँ पे कोई बड़ा आपका सफारती सिस्टम भी नहीं है, छोटी एम्बेसी है, कम लोग हैं, लेकिन जो हैं कम से कम उनको तो अपनी जो कम्युनिटी है उनके साथ राब्ते का कोई मामला हो, कोई चीज़ हो, आपने कम से कम वहाँ मीडिया को ही को अपना नंबर दिया हो, आप वो बताएं। और 2-2.5 घंटे का रास्ता है, वैसे ही यहाँ से फ्लाइट जो है पाकिस्तान से किर्गिस्तान की 2-2.5 घंटे की फ्लाइट है इमरान साहब। और मैं तो इस बात पे सुन के हैरान हो रही हूँ कि किर्गिस्तान कोई बहुत कोई आप कह लेंगे जी बड़ा मुल्क, ऐसा जो बड़ा असर रसूख रखता हो, मतलब मुल्कों में से एक मुल्क है छोटा सा जिसका कोई इतना नाम पहचान भी नहीं है, और उसकी भी ये अब मजाल है कि वो पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा को और जो कि नायब वज़ीर आज़म भी हैं उनको मना ही कर दें आने से कि भाई आप अपने मुल्क में ही तशरीफ़ रखिए, कोई ज़रूरत नहीं आने की। तो ये तो इटसेल्फ बड़ा अलार्मिंग है कि हम किधर खड़े हुए हैं दुनिया में, कि क्या हमारी हैसियत है। देखिए सुमीना, बात ये है कि मुझे ज़ाती तौर पे तो इस बात की कंफर्मेशन नहीं है कि उन्होंने मना ही कर दी है। ये इसहाक डार साहब ने ये कहा, उन्होंने कहा है कि जी हमारी ऑपोजिशन इसके ऊपर जो है वो पॉइंट स्कोरिंग करेगी। यही गुजारिश कर रहा हूँ कि ये उन्होंने अपनी सियासी को मजबूरी बताई है, लेकिन मैं कहता हूँ कि आपको मना नहीं भी किया, चले मैं मान लेता हूँ मना नहीं किया, आपको मना नहीं किया तो आपको तो जाना चाहिए। दूसरी बात कि मना कर भी दिया है तो आप उनसे जिद करें। आपका 11,000 बच्चा है वहाँ पे, 11,000 बच्चे का मतलब ये है कि यहाँ 11,000 फैमिलीज उससे मुतासिर हैं। फिर ये बच्चों का मामला जब होता है तो सिर्फ 11,000 फैमिलीज का नहीं, पूरी कौम का मसला है। आप ये देखें, मैं इस पर कहता हूँ कि पूरी कौम ने जिस तरह से यकजहती के साथ इस इशू पे आप देखें, और यहाँ सोशल मीडिया जो, मैं तो कहता हूँ हैट्स ऑफ टू सोशल मीडिया। सोशल मीडिया जो है उसने अगर ये शोर ना डाला होता तो ये लोग तो आराम से बैठे रहते, शायद मामला इतना भी ना होता। बात ठीक है आप, मैं उस बात पे भी एग्री हूँ कि जिन लोगों ने इसको मिस यूज किया या इसको सियासी पॉइंट स्कोरिंग की या आपके मुताबिक डिस इन्फॉर्मेशन की,
उनके खिलाफ आप जरूर कार्रवाई करें, लेकिन जिन लोगों ने सच सामने लाए हैं, जो उनको सबको तो इस रगड़े में ना लाएं। राइट। आज खास तौर पर हमें इस प्रोग्राम में ज्वाइन कर रही हैं मारूफ सीनियर सियासतदान सायरा बानो साहिबा, GDA से आपका ताल्लुक। सायरा बानो साहिबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में तशरीफ लाने के लिए। खास तौर पर मेरी तरफ से बहुत बहुत खुशामदीद, क्योंकि मैं वाकई बड़े अरसे से चाह रही थी कि आप हमारे शो पर जरूर तशरीफ लाएं, तो आपका बहुत शुक्रिया, आज आपने वक्त निकाला। आज हम सबसे पहले ये चूंकि बिश्कीक के इशू पे बात कर रहे हैं, तो मैं इस पे आपका कमेंट जरूर लेना चाहूंगी। आपके ख्याल से हुकूमत का रिस्पांस बर वक्त था, और कैसे आप देख रही हैं ये सारा वाकया जो हुआ है, उसके बाद आके जो सिफारत खाने ने रिएक्ट किया, जैसे आके हुकूमत के वज़रा ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मलबा सोशल मीडिया और अपोजिशन की पार्टीज पर डाल दिया, आप समझती हैं ये जस्टिफाइड है? अस्सलाम वालेकुम। नहीं जी, बिल्कुल भी जस्टिफाइड नहीं। अगर वहाँ पर हम लोगों के पहले तो मुझे सिफारत खाने की समझ नहीं आती कि 2-3 दफा डेलीगेशंस पे हम भी गए थे, और वहाँ पर जो पाकिस्तानियों की शिकायत थी कि वहाँ पर कोई भी किसी मामले में दाद रसी नहीं होती, ये तो बर वक्त जाहिर है वहाँ पर स्टूडेंट्स ने राब्ता किया होगा। मगर वही बात है ना कि यहाँ पर अगर इस मामले को PTI टेकअप करती है, तो क्या हुकूमती मशीनरी, और मैं आपको क्या बताऊं, ज़ाहिर है आपके साथी भी इसमें बहुत सारे शामिल हैं कि वो इसको कह देते हैं कि शायद ये पॉइंट स्कोरिंग है, सियासी वो है, लेकिन ये कि जिस तरीके से वीडियोस आ रही थी और उसको भी प्रोपेगेंडा करार दिया जा रहा था, तो ये बहुत वो कहते हैं ना कि एक मुल्क में तो खाना जंगी की हालत है, हमारी खारजी क्या दाखिली क्या खारजी तमाम ही, मुझे किसी तो पॉलिसी की समझ नहीं आती कि वहां पर सिफारत खाने को जाके फौरन पूरी रात वो बच्चे तड़पते रहे, पूरी रात वहां पर वो कहते हैं ना कि उनको मारते रहे, कितनी शहादतें हुई। और उसके बाद हमारे सफीर साहब आए, और एक मुझे ये समझ नहीं आती शहादतों के ऊपर ही वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान की यानी किसी भी स्टूडेंट की अल्हम्दुलिल्लाह कोई हलाकत की, जाँ बाहक होने की कोई खबर नहीं है कंफर्म। जख्मी जरूर हुए हैं और काफी तादाद में हुए हैं, लेकिन वैसे कोई ऐसा वाकया नहीं है कि कोई जान से चला गया। आप मुझे बताइए, सारी बातें छोड़े, हमारे सहाफी अरशद शरीफ साहब वहां पर हो गए, और आपने वहां पर सिफारतकारों का रवैया देखा था कि वो कैंडी क्रश खेल रहे थे, वो वीडियोस भी यहाँ पर आई थी। मुझे नहीं पता कि इनको यहाँ पर भेजा किस लिए जाता है। वहां पर जो अपने पाकिस्तानी बैठे में स्टूडेंट्स बैठे हुए, उनकी किसी मामले में भी मदद नहीं होती। पूरी रात वो बच्चे वीडियोस बनाकर भेजते रहे, और जिस तरीके से आपने देखा कि वहां पर हॉस्टल के दरवाजे तोड़े गए जहाँ पे वो रह रहे हैं, और उनको वो स्टैबिंग किया गया नाइफ से, तो मतलब खुदा ना खास्ता कि जान जाए तो तभी बोलें क्या किसी को जख्मी कर। ये तो बेहिसी का एलिमेंट नजर आता है कि जब तक नुकसान हो ना जाए तब तक हम होश में ही ना आए और ये इंतजार करें कि पहले नुकसान हो जाए तो फिर हम कुछ इस पे हिलेंगे। लेकिन बहरहाल ये बड़ा ही अफसोसनाक मामला था। इस पे जी 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 कह लीजिए आप। जी सायरा साहब, अपने ओन पर आए, कोई हुकूमती वो बयानबाजी की हद तक था। और आपने अभी कुछ सुना भी होगा कि जी नवाज शरीफ साहब ने, ये शहबाज शरीफ साहब ने, हमारे PM ने बोला कि इस मामले को दबाया जाए। मतलब मुझे समझ नहीं आ रही है कि हर मामले में हम मिट्टी पाव क्यों करते हैं, क्यों हम किसी के सामने, अब ये इनके सामने भी हमने झुक के रहना है, यहाँ पर भी कि किसी की पॉलिसी के यहाँ पर नहीं बोलना, अगर बोलना नहीं है तो फिर क्या कहा जाए। सायरा बानो साहिबा, इमरान याकूब अर्ज कर रहा हूँ, ये फरमाइएगा कि इसहाक डार साहब ने आज कहा है कि पाकिस्तान सफारती तन्हाई का शिकार था, अब उस कैफियत से निकल आया है, इस पे आप क्या कहेंगे? क्या आप ये दुरुस्त है कि पाकिस्तान पहले सफारती तन्हाई का शिकार था, अब नहीं है? पता नहीं है, अब ये सफारती ताल्लुकात को किस नजर से देखते हैं। हर जगह से तो हम लोगों को जाके मांगना होता है किस लेवल पे हमारी सफारती ताल्लुकात होते हैं, क्या हमारे स्ट्रेटेजिक मामलात पर होते हैं, क्या किस उस पर होते हैं। मुझे तो इनकी किसी ताल्लुकात की समझ नहीं आती कि सफारती तन्हाई का शिकार थे। और अभी क्या हो गया, अभी ये कह रहे हैं कि लोग सरकारी लेकर आ रहे हैं। मैं ऐसी पूछ रही हूँ मैं यही तो मिनिस्टर होते हुए कुछ किया, अब एक ओहदा, एक जिद थी कि भाई रखना है, तो उनको ये ओहदा दे दिया गया। अब सफारती, पहले मतलब PTI के दौर की बात कर रहे हैं कि सफारती तन्हाई का शिकार थे, कोई सफारती तन्हाई के शिकार नहीं थे। हम भी 3.5 साल उस असेंबली में रहे, और जिस तरीके से OIC का इजलास हुआ और जहां जहां उस वक्त के PM गए थे और जिस तरीके से वार्म वेलकम हुआ, तो कौन सी सिफारती, अगर ये UAE या अमेरिका की बात करते हैं तो क्या मैं कह सकती हूँ,
चलिए सायरा बानो साहिब आप हमारे साथ ही मौजूद हैं। एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक से वापस भी आते हैं, कुछ और भी सियासी मामलात हैं उन पर भी सायरा बानो साहिबा की राय जानेंगे और साथ साथ ज़ाहिर इमरान साहब और चौधरी साहब की भी राय जानेंगे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए। मुल्क में एक सियासी अदम इस्तेहकाम है और हर कोई इसको ख़त्म करने के लिए अपने अपने मशवरे देता है। किसी का ख्याल है कि बातचीत हो और फिर बात जो है आगे बढ़े जिससे अदम इस्तेहकाम ख़त्म हो, और किसी का ख्याल है कि नहीं जी सिर्फ सख्ती से ही निपटा जाए और इसी तरह से ही इस्तेहकाम कायम रखा जाए। और कुछ लोगों का ख्याल है कि जनाब बाहर से कुछ फ़ोन कॉल्स आएंगी जिसके बाद हमें कुछ फ़ैसले तब्दील करने पड़ेंगे। मुशाहिद हुसैन सैयद साहब पहले भी इस बात का जिक्र कर चुके हैं, आज भी उन्होंने इस तरह की गुफ्तगू की कि क्यों नहीं हम इस तरह से बात का आगाज़ करते कि सियासी कैदियों को रिहा किया जाए ताकि मुल्क में एक बेहतर माहौल हो। इमरान साहब किसकी कॉल की बार बार बात करते हैं मुशाहिद हुसैन सैयद साहब जब ये बात कहते हैं कि एक कॉल आएगी और फिर आपको कैदी रिहा करने पड़ेंगे? मेरा ख्याल है कि मुशाहिद हुसैन सैयद साहब जो है ना वो क्योंकि वो भी एक सीनियर सियासतदान हैं और वो मामलात को समझते हैं, बैनुल अक़वामी मामलात को भी समझते हैं, तो वो माजी में पाकिस्तान में खुद बहुत सारे सियासी अमल का हिस्सा रहे हैं। तो वो क्योंकि माजी में ये देखते रहे हैं कि जब कॉल आती थी वो मुशर्रफ साहब हों उनको कॉल आ गई, नवाज शरीफ साहब हों उनको कॉल आ गई, मोहतरमा बेनज़ीर हों उनको कॉल आ गई, तो वो समझते हैं कि अब भी कॉल आ जाएगी तो मामला ठीक हो जाएंगे। तो वो उन्हें पता है कि ये कॉल आएगी और कॉल पाकिस्तान में देखें जहाँ से भी आए सबसे बाअसर कॉल जो है वो अमरीका बहादुर की होती है। अमरीका बहादुर जब कॉल करता है तो हमारे हुक्मरान जो है ना वो फिर उसको तवज्जो देते हैं, छोटे मोटे स्टाफ तो नहीं है। ठीक है, लेकिन चौधरी साहब जब इमरान खान साहब ने ये नुक्ता उठाया था कि जनाब बाहर से एक खत आया और उसके बाद ये सारा, तो तब तो सारे ऐसे कह रहे थे कि जैसे कभी किसी ने मुदाखलत ही नहीं की हमारे मुल्क में, कभी कोई कॉल, कोई खत, कोई रुक्का, कोई पर्ची कभी आई ही नहीं। बिल्कुल ये सारा साइफर केस बना दिया गया उनके ऊपर कि जी इन्होंने तो ये सारा झूठ का बयानिया घड़ा है। तो अब फिर सब मान रहे हैं कि कोई कॉल अमेरिका से आएगी और मामला, तो इसका मतलब अमेरिकी कॉल्स तो फिर आती रहती हैं। जी ये कोई नई बात नहीं है, पाकिस्तान की सियासी तारीख जो है भरी पड़ी है इन मामलात में। अमेरिकन हेजेमनी जो दुनिया पे कायम है, ज़ाहिर है कोई भी अमेरिकन की कॉल या इवन अगर आपके मिडल ईस्ट से किसी दोस्त मुल्क की कॉल आ जाए तो फिर आपको उस पर वज़न तो देना पड़ता है, क्योंकि ज़ाहिर है पाकिस्तान में जो ये, और दूसरी बात यह है शमीना कि आप देखिए कि किस किस्म की कॉल आती है। अगर कोई भी हुक्मरान जो है, जब भुट्टो साहब का दौर था उस वक़्त उनको जब फांसी दी गई है उससे पहले, तो बहुत सारे जो दोस्त ममालिक थे उन्होंने ये कोशिश की कि पाकिस्तान इस किस्म के एडवेंचर में ना पड़े, और उसमें उस वक़्त मुअम्मर कज़ाफ़ी थे, यासर अरफ़ात थे, शाह फैसल थे, और ईरान से भी और दूसरे ममालिक से भी लोग बहुत सफारती कोशिशें की हुई। इमरान खान साहब के ऊपर जितने भी मुकदमे हैं वो तो ज़ाहिर है सियासी मुकदमे हैं। साइफ़र केस और साइफ़र का और इसका इसलिए तकाबुल नहीं बनता कि वहाँ पे जो साइफ़र के मंदरजात हैं जो कि अब तो लीक हो चुके हैं, उसमें तो ये है कि आप एक हुकूमत का तख्ता उठने में अलेजिडली इंस्ट्रक्शंस आई थी, सो उसको आप उसका और इसके बाद का तो तकाबुल नहीं कर सकते। मुशाहिद हुसैन सैयद साहब का गालिबन इशारा जो है वो अमेरिकन में जो एडमिनिस्ट्रेशन चेंज जो एक्सपेक्ट की जा रही है वहाँ पे ट्रंप का इलेक्शन काफ़ी आगे है इस वक्त डेमोक्रेट से, और रिपब्लिकन्स के साथ जो है ख़ासकर डोनाल्ड ट्रंप के साथ इमरान खान साहब की याद अल्लाह बेहतर थी, तो वो उस तनाजुर में शायद बात कर रहे हैं कि फिर आप जब वहाँ से कोई इंटरफेयर हो अगर हो तो फिर शायद आपको वो बात करनी पड़ेगी। मैं भी उसी कॉन्टेक्स्ट में ही बात कर रही थी कि उनका इशारा अगर उधर भी है कि अगर ट्रंप साहब आ जाते हैं हुकूमत में और फिर उनकी तरफ से ये जेस्चर शो किया जाता है कि जनाब इधर से मामला ठीक होने चाहिए पीटीआई के साथ, ऑपोजिशन के साथ, तो ये बात तो वही है ना कि इंटरफेरेंस तो फिर उनकी है, चाहे वो मामला ख़राब करने में हो या मामला संभालने में हो। तो मेरा इशारा तो ये था कि ये तो एक फैक्ट है कि फिर इंटरफेरेंस तो रहती है। ये चीज़ों को आप इस तनाजुर में देखें ना कि ये तो मुदाखलत और रिक्वेस्ट तो दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। पहली बात तो ये है कि ये तो एक एनालिसिस है,
मुशाहिद हुसैन साहब का। सही है। कोई ऐसी बात अभी हुई तो है नहीं, शायद हो भी ना, क्योंकि मेरा जो इसमें एनालिसिस है वो डिफरेंट है। मेरा एनालिसिस ये है कि पाकिस्तान के मामलात में अमेरिका को इतनी दिलचस्पी नहीं होगी। चलिए, लेकिन बहरहाल सायरा बानो साहिबा, इस खित्ते में भी अभी अमेरिकन को इंटरेस्ट है नहीं, तो इस किस्म की वॉर नहीं है, या इसमें या पाकिस्तान के साथ उनका जो म्यूचुअल इंटरेस्ट है वो भी नहीं है। तो ये बैनुल अक़वामी सतह पे ये चीज़ें देखी जाती हैं कि वो अपने इंटरेस्ट के मुताबिक ही देखेंगे जो उनको सूट करता है, राइट। लेकिन सायरा बानो साहिबा, ये ठीक है, सायरा बानो साहिबा ये फरमाएगा, लेकिन ये बात तो बहुत सारे लोग कह रहे हैं ना कि मुल्क में बेहतर माहौल होना चाहिए ताकि सरमायाकारी भी आ सके, और उसके लिए ज़रूरी ये है कि इस्तेहकाम हो सियासी तौर पर। बहुत से लोग ये बात कर रहे हैं कि पॉलिटिकल डायलॉग स्टार्ट होना चाहिए और रिहाई होनी चाहिए सियासी कैदियों की। आपके नज़दीक ये मामला क्या किसी वाकई डायलॉग की तरफ जाता नजर आ रहा है? क्योंकि अभी तक तो हमें ये नजर आता है कि बड़ी एक्सट्रीम पोजीशंस हैं, चाहे वो ऑपोजिशन की हो, चाहे वो इधर से हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट की हो। जी सही कह रही है। डायलॉग किस चीज के ऊपर? आपने एक तरफ एक पार्टी की गर्दन पर आपने अपना घुटना रखा हुआ है और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि वो उस घुटने में दबे हुए सफेद अलम झंडा ऊपर वो करें। जिस तरीके से खवातीन को कैद किया हुआ है, 1 साल से ज्यादा हो गया, कोई चालान पेश नहीं कर सके, कोई मुकदमा नहीं बना सके। मुकदमे भी ऐसे भोंडे से बनाए हुए कि मतलब जो उन पे FIR है कि 45 पे रायविन, तो 50 पे वहां और 55 पे मियां वाली और सरगोदा, यानी कि सब लोग सुपर मैन थे और सुपर वुमेन। तो डायलॉग ऐसे नहीं हो सकते। एक तरीके से बात सही है कि इन लोगों से डायलॉग कैसे बना जाए, जो कि खुद किसी के कांधों पर सवार होकर आए हैं, जिनको आवाम मुसरत कर चुकी थी। मैंने तो खुद यहाँ पर इलेक्शन कॉन्टेस्ट किए हैं और जो जहाँ पर हालात मैंने देखे थे, हम लोग तो बहुत पुरुम्मीद। लेकिन इमरान साहब, आपको लगता है कि अगर सियासी कैदियों की रिहाई की जाए तो उसके बाद एक कम से कम माहौल में बेहतरी जरूर आएगी? क्योंकि जाहिर है PTI को तो थ्रू आउट ये महसूस हो रहा है कि उनके साथ ज्यादती हो रही है। तो अगर सियासी कैदियों कम से कम खवातीन की रिहाई, तो हुकूमत कुछ ना कुछ कदम उठा ही सकती है। समीना देखें, बात यह है कि सियासी कैदियों को तो किसी सूरत में भी पाबंद सलासिल रखना ही नहीं चाहिए। सिर्फ इस बिना पे आप किसी को जेल में रख दें कि वो आपका सियासी मुखालिफ है, तो ये कहाँ का इंसाफ है? जहाँ तक बात ये है कि मैं समझता हूँ कि ख़वातीन जो हैं उनको, अगर वो मुजरिम हैं तो अल्लाह का वास्ता चलान उनका करें, उनको सज़ा दें और उनको जेल में उस तरह से रखें मुजरिम के तौर पे। मुलजिम के तौर पे खातून हो या मर्द हो, किसी को भी इतना अरसा साल से ज़्यादा हो गया, कई सालों तक आप रखें। यहाँ अलमिया ये आप ये देखें कि लोगों की ज़मानतें नहीं होती, उनको छोटे छोटे इल्ज़ामों में पकड़ दिया जाता है। वो मुलजिम के तौर पे इतनी सज़ा काट लेते हैं कि अदालत जो है बाद में जब उनको सज़ा सुनाती है तो पता चलता है वो तो इससे ज़्यादा सज़ा काट भी चुका है। जो बेचारे की ज़मानत होती है तो वो कहते हैं कि अगर तो सज़ा हो जाती तो इससे जल्दी छूट जाता। लेकिन हमें तो ये नजर आ रहा है कि उल्टा वो और केसेस बना रहे हैं, नए नए केसेस बना रहे हैं। खान साहब के ऊपर भी, और भी फवाद चौधरी साहब के ऊपर भी मैं अभी सुन रही थी कि मजीद केसेस में उन्हें शामिल तफ्तीश कर लिया है। इसी तरह इनमें से भी कोई परवेज इलाही साहब हों या शाह महमूद कुरैशी साहब हों, इन मुकदमात से जान छूटेगी तो कोई और मुकदमात बन जा रहे हैं। सियासी कैदियों की और इमरान खान साहब की या शाह महमूद कुरैशी साहब की या फवाद चौधरी साहब की बात अलग है। उसकी बात यह है कि जो लीडर होते हैं ना, जो रहनुमा होते हैं, उनको आप कारकुनों के साथ वो कर नहीं सकते। लीडरों के फ़ायदे भी अलग होते हैं, लीडरों के नुकसानात भी अलग होते हैं, इनकी ज़िंदगी भी अलग होती है। लेकिन उनके साथ ज्यादती हो जाए ये तो कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। नहीं, उनके साथ तो ज्यादतियाँ इसलिए भी होती हैं कि वो अपने दौर में दूसरों के साथ भी ज्यादतियाँ करते हैं। गरीब कारकुन बेचारा, उसके साथ तो हर दौर में ज्यादती होती है। उसने तो ना उसके पास हुकूमत आती है, ना इक़्तिदार आता है, ना वो किसी के साथ कोई जुल्म कर सकता है। उसको किस जुर्म की सज़ा मिलती है? चाहे फवाद चौधरी साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब या इमरान खान साहब, आप मान लें कि इन्होंने अपने सियासी मुखालफिन को कोई सज़ा सुनवाई होगी, या इन्होंने किसी को तुनिया होगा, इन्होंने किसी का ज्यादती की होगी। इमरान खान साहब ने, लेकिन कारकुन तो उसके कैपेसिटी में नहीं होता। कारकुन बेचारा जो है, फवाद चौधरी साहब का कारकुन हो, शाह महमूद कुरैशी साहब का कारकुन हो, या इवन बानी चेयरमैन इमरान खान का कारकुन हो, उस बेचारे का क्या? वो उस वक्त भी जो यहाँ ज़मान पार्क के बाहर धक्के खाता था, आज भी बेचारा धक्के ही खा रहा है। सायरा बानो साहिबा फिर से हमारे साथ हैं। सायरा साहिबा, आप गुफ्तगू कर रही थी, सिग्नल ड्रॉप हो गए, अब अपनी बात कंप्लीट कर सकती हैं। आप खवातीन कैदियों की हवाले से बात कर रही थी, उनके ऊपर केसेस की। जी, खवातीन वहाँ पर कैद हैं, कोई ढंग का केस नहीं बना सके, चालान पेश नहीं कर सके, अदालत में जज के सामने उनका कोई केस नहीं लगा। ये किस बेस पे कह रहे हैं? खुद फॉर्म 47 किसी के कांधों पे सवार होकर आए हैं, सरमायाकारी हुई है, इनसे क्या बात होगी?
जो ये हुकूमत बैठी हुई है, इनको हुकूमत पे बिठाने के लिए कमिश्नर रावलपिंडी का बयान दिलवाया गया कि बेटा चुप करके हुकूमत ले लो, वरना ये जितने हल्के खुले और सारा इलेक्शन कालेदम करार दिया जाएगा। जो अपना वजीर दाखिला ना लगा सके, जो अपना फाइनेंस मिनिस्टर ना लगा सके, जो कोई पॉलिसी ना बना सके, ये बैठ के उनसे क्या बात होगी। अभी आपने देखा होगा पीपल्स पार्टी ने थोड़ा सा बोलने की कोशिश की, राव अनवर आए, और अभी आपने सिंध में बाबुल भैयों का देखा होगा कि वहां पर ये इनको असला सप्लाई करते हुए डाकुओं को पकड़े थे। आपने दोबारा कोई प्रोग्राम सुना, आपने कोई आवाज सुनी? माजूम पर ओढ़ने के हरबे होते और पीपल्स पार्टी मुल्क के वसी तर मुफाद में आईनी मुद्दों को एंजॉय करते हुए कोने में बैठ गई। बात किससे करनी है? वो कह रही ना कि बहुत हो चुका हुजूर, अब सामने आइए। मैं एक ब्रेक ले लेती हूँ जी, सायरा बानो साहिबा से राब्ता भी बहाल करते हैं और फिर डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। नाज़रीन रहिएगा। वेलकम बैक। और जहां हम ये बात कर रहे हैं कि जी ये हुकूमत क्या मसाइल हल कर सकती है, तो अब ये भी कहा जा रहा है कि इकनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल तश्कील दे दी गई है। जहांगीर खान तरीन साहब को भी इसमें शामिल कर लिया गया है। सायरा बानो साहिबा, पहले SIFC भी बनाई गई है, अब ये इकनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल भी तश्कील दे दी गई है, और तासुर भी ये हुकूमत दे रही है कि जनाब अब तो इस्तेहकाम मुल्क में आना शुरू हो गया है और मईशत भी बड़ी जल्दी बहाल हो जाएगी, कुछ काम शुरू हो चुका है इस मामले में। आपको लग रहा है कि ये कामयाब हो जाएंगे मईशत संभालने में? जी बिल्कुल भी नहीं। जो अपने किसानों को रोल दिया, जो रीढ़ की हड्डी, मईशत की रीढ़ की हड्डी है, आपने वो नहीं उसको संभाल सके। आपको ये तरीकेकार नहीं पता था जो वहां पर खातून बैठे हुए थे कि अपनी गंदम की कटाई, अपने किसानों को रोल दिया। सोने जैसी गंदम मिट्टी के भाव जा रही है, ये बैठ के पॉलिसी बनाएंगे? ये बैठ के आप मुझे बताएं कि पॉलिसी बनाएंगे? जो तेल की स्मगलिंग नहीं रोक सके, जो सोलर के वो जो ये सारा पूरा सिस्टम है उस पर सोच रहे हैं कि हम लोगों ने जो IPPs अपनों को नवाजने के लिए लगाई है, जब तक ये IPPs गले पड़ी हुई हैं, जब तक ये स्मगलिंग नहीं रुकती, जब तक एक दूसरे के वो कहते हैं ना कि आईनी हदूद क्रॉस की जाएंगी, ना यहाँ पर सियासी इस्तेहकाम आएगा ना मुआशी इस्तेहकाम आएगा। मैं आपको एक बात बता दूं कि मुआशी इस्तेहकाम हम लोग वैसे ही बोलते हैं, ये बाज दफा ऐसे होते हैं ना कि आपको इन्फेक्शन होता है और उस इन्फेक्शन की वजह से बुखार होता है। तो ये जो मुआशी इस्तेहकाम, अदम इस्तेहकाम है, वो हल्का सा फीवर है, क्योंकि जो 12 अरब डॉलर की जायदादें निकली हैं, पानामा लीक्स हो गए, डॉन लीक्स हो गए, दुबई लीक्स हो गए, ये इसी मईशत के पहिए से इन्होंने पैसा निकाला है। तो मुआशी इस्तेहकाम तो है, लेकिन वो दिखाना नहीं चाहते कि ये जो अरबों खरबों की करप्शन होती है डेली बेसिस पे। राव अनवर साहब का इंटरव्यू था कि 700 अरब सालाना सिर्फ सिंध सूबे में होती है। उसके बाद मतलब क्या, मतलब अपने तरीके ढूंढेंगे। बाकी आप जहांगीर तरीन साहब को लेकर आ जाएं या आप कहीं भी किसी को लेकर आ जाएं, जब आपकी बेस ही सही नहीं होगी तो आप कैसे यहाँ पर मुआशी इस्तेहकाम ला सकते हैं? नहीं हो सकता। ये बस ऐसे ही है, वक्त गुजार और वक्त पाओ पॉलिसी। लेकिन साहिर बानो साहब, आपके नजदीक हल क्या है? क्या आप समझते हैं कि री इलेक्शन होना चाहिए तो फिर मसाइल में हल हो सकते हैं, ताकि एक जेन्युइन हुकूमत आए और फिर वो हो? या आप समझती हैं कि फॉर्म 45 वाला जो रौला, जो PTI का मौक़िफ़ है कि जी फॉर्म 45 के मुताबिक अगर तरतीब दे दिए जाए रिजल्ट तो तब भी मसला हल हो सकता है? आपका क्या मौक़िफ़ है? देखिए, वो तो फिर तो ये लोग ऐसे ही हो जाएंगे। भाई हमारा जो मौक़िफ़ है, हम तो ये कहते हैं बरमला कि हमारे सिंध को प्लेट में रख के दिया गया। आपने पीर साहब की कॉन्फ्रेंस सुनी होगी कि जाहिर है अब हमारे तो वो लीडर है, जो बात वो करेंगे, और उन्होंने जो बात की है तो वो कोई झूठ या ढकी, वो ऐसी बात तो होगी नहीं जो उन्होंने कहा। क्यों? हम सिंध की नुमाइंदा जमाते नहीं है, हमारे भी लाखों में वोट थे हमारी पार्टी के, तो हम तो इस इलेक्शन को मानते नहीं है। साफ शफाफ इलेक्शन हो, जो एक जमातों ने कहा था कि ये इनके अंडर होने चाहिए। एक इलेक्शन तो साफ शफाफ दे नहीं सके। कर्जे में डूबी हुई कौम का आपने 80 अरब, यानी कि फिर इसका मतलब है कि GDA का मौक़िफ़ मौलाना फजल रहमान साहब के करीब है, वो भी री इलेक्शन का मुतालबा करे कि नया इलेक्शन होना चाहिए। आप भी इसी बात से ये जो अब ऑपोजिशन एक तहरीक चला रही है, PTI अपने तौर पे वैसे चला रही है 3-4 और जमातों के साथ, फजल रहमान साहब अपने तौर पर, GDA किन के साथ खड़ी होगी ऑपोजिशन में? PTI के साथ आप लोग तहरीक चलाएंगे या JUIF के साथ, या फिर आप अपने तौर पर अलग कोई एहतजाज वगैरह? रमजान से पहले जो हुई थी, जो हम लोगों का एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें JUI भी थी, उसमें PTI भी थी,
जो कराची में हुई थी, इसमें हलीम आदिल शेख, सोमरो साहब, ये MKM हकीकी, आफाक और बाकी सारी जमातें भी थी, तो सब मिलकर ही वो करना था। जाहिर है अब एक मिल के करेंगे तो ज्यादा वो तरीके से होगा। अब बाकी आगे क्या होता है, किस तरीके से चलती है, वो मतलब अभी मुझे इतनी सूरत हाल वाज़ेह नहीं है। लेकिन जो हमारे सिंध के साथ हुए, हमारा तो पूरा सूबा उठा के दिया गया ना जहेज में कि आप ही ले लीजिए। तो ऐसे नहीं होना चाहिए। आवाम जिनको वो करती है कुछ जोर जबरदस्ती, और ये वो नहीं, आप आवाम को डिलीवर करके आप यकीन नहीं करें लोगों की जिंदगी। मैं अभी आपसे मेरा राब्ता कटा बिकॉज देयर इज नो इलेक्ट्रिसिटी यहाँ शिदातपुर में, यहाँ पे नेट नहीं है। मुझे लगता है मैं किसी जंगल में बैठी नहीं हूँ। और यहाँ पर हमारे जो MNAs हैं इस जिला सांगड़ के, वो शाजिया मरी साहिबा हैं, सेनेटर एनी मरी हैं, अलाउद्दीन जुनेजो, जो आप बड़े नाम ले लें, मगर यहाँ के लोग अभी तक बुनियादी सहूलतों के लिए तरसे हुए कि न यहाँ पर आपको नेट की सहूलत, ना प्रॉपर बिजली है, ना साफ पीने का पानी। वो लगता है पता नहीं कहाँ बैठे हैं हमें। अच्छा सारा बानो साहब ये फरमाइएगा कि कल साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने दावा किया था कि उनके पास जस्टिस साकिब निसार साहब की कोई ऑडियो मौजूद है। इस पे आज साकिब निसार साहब ने कहा कि जी ऑडियो है तो आप सामने लाएं। आप क्या कहेंगे, ये क्या कोई नया बहरान तो नहीं पैदा होने वाला? तो ये ऐसे ही है, चाय की प्याली में तूफान, बासी कड़ी में उबाल। इनके पास ऑडियो है, बेटी के पास वीडियो है। भाई बंदा ना को पूछे तुसी पहले को तुहाडे को कैमरामैन सी जो पहले शादियों में नहीं होता था, शानी मूवी मेकर ऑडियो और वीडियो ऑडियो के साथ बनवाए। मतलब क्या था ये, मतलब ये कौन सी बात हो गई? ऑडियो है तो मुझे समझ नहीं आ रही, तो फिर बाद में क्यों बताया? उसी वक्त ही सब कुछ करना था ना। जिस वक्त आप यहाँ से गए अपने 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पे, वहां पर जाकर आपने सब कुछ बोल देना था ना। वापस आके उन्हीं अदालतों से आपने रिलीफ लिया, अदालतें मुंह उठा के एयरपोर्ट पे चली गई, कबूतर और आपके हाथों से उड़वा दिए, वो स्पीच आपके हाथों से करवा दी। अब बंदा खुद ही समझ जाए कि यार ये अवाम सुहागन वो जो पिया मन भाए। जब अवाम को आप नहीं भा रहे तो आप लोग साइड पर हो जाए। जबरदस्ती के फलाने ने उस वक्त ये किया था, उस वक्त ये हुआ था, भाई फिर आप लोगों ने क्या किया था? तो ये सारी चीजें वापस से आती हैं। तो अब ये क्या करना चाह रही है, मतलब क्या करना है, मुझे समझ नहीं आ रही। पंजाब ने अपनी बेटी को एक तारीख में नाम लिखवाना था कि भाई लिखवा दिया, फिर वो गोविंदा की तरह तस्वीरें भी आ गई हर ड्रेस में, फैंसी ड्रेस शो में। और क्या करना है? सड़कें बना के अरबों रुपए का कर्जा हम पे चढ़ा दिया। IPPs पे तो इनको तो कभी माफ ही नहीं किया जा सकता। अभी भी यहाँ पर बैठे, मतलब IPPs ने मुल्क की जड़ों में बैठ गए मुल्क को। ये जब तक ये अगले 100 साल तक हम सीधे नहीं हो सकते, जो इन्होंने अपने आप लोगों को नवाजा है। लेकिन सारा बानो साहिबा वो तो अभी भी गिला कर रहे हैं कि कौम उनके पीछे खड़ी नहीं हुई। आप पता नहीं कौन सी बातें चार्जशीट गिनवाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल रही। नाज़रीन प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, यहीं पे बात को समेटेंगे। इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।